बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस क्लास में बेटा हम ग्रीक लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। ग्रीक लिटरेचर में सबसे पहले हम ग्रीक ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे। पहले जनरल देख लेते हैं कि ट्रेजेडी क्या होती है, फिर उसे ट्रेजेडी को ग्रीक कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ट्रेजेडी बेटा ऐसा ह्यूमन एक्शन जो कि एरर हो इंसान का, यानी कि ऐसा काम जो इंसान जानबूझकर ना करे, लेकिन वही काम, वही इंसान की गलती इंसान के अपने ही तबाही का बायस बन जाए और उसे देखने वाले के अंदर पिटी एंड फियर के जज्बात आए, तो उस एक्शन को बेटा हम ट्रेजेडी बोलते हैं। जैसे उर्दू में हम कोई सानहा या कोई अलमिया बोलते हैं। ग्रीक ट्रेजेडी को जब हम स्पेसिफिकली डिस्कस करें तो सबसे बड़ा जो ग्रीक ट्रेजेडी का क्रिटिक है वो अरिस्टोटल है। यानी कि ग्रीक ट्रेजेडी को जिस बंदे ने भी क्रिटिकली हमारे सामने पेश किया है वो अकेला अरिस्टोटल ही है। तो अरिस्टोटल ये कहता है कि अरिस्टोटल डिफाइंस tragedy as the imitation of an action। देखिए ये कहता है कि imitation of an action which is serious, यानी कि कोई ऐसा एक्शन, ऐसे एक्शन की नकल which is serious, जो कि सीरियस हो, कंप्लीट हो, मुकम्मल हो, of a certain magnitude, और उसका एक अपना मैग्नीट्यूड हो, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा हो लंबाई लेंथ उसकी, ना ही बहुत कम हो, यानी कि ना तो कुछ ऐसा हो कि वो इतनी कम हो कि लोगों को समझ ही ना आए, ना ही इतनी लंबी हो कि लोग उससे बोरियत, उकताहट महसूस करें। ऐसा एक्शन जो है, और काउज्ड इन पोएटिक लैंग्वेज। और ये भी जरूरी है कि ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर जो ट्रेजेडी थी वो हमेशा पोएटिक होती थी। ऐसा एक्शन जो सीरियस हो, कंप्लीट हो, उसका मैग्नीट्यूड सर्टेन हो, और वो पोएटिक लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, और इट शुड बी ड्रामेटिक। इसे अगली शर्त ये है अरिस्टोटल के मुताबिक, इसे ड्रामेटिक होना चाहिए विद इंसिडेंट्स अराउजिंग पिटी एंड फियर। यानी कि ये जो एक्शन है इसमें दो तरह के जज्बात होने चाहिए। इसे देखकर जो देखने वाले हैं उनके अंदर पिटी और फियर के जज्बात पैदा हों, और विच ब्रिंग अबाउट अ प्यूरगेशन ऑफ दिस इमोशन, और ये कैथारसिस पैदा हो, कुछ लोग रोने लग जाएं, चीखने लग जाएं, प्यूरगेशन हो, इमोशन साफ हो जाए। तो बेटा ऐसे एक्शन को हम ट्रेजेडी बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू अरिस्टोटल्स डेफिनेशन। आगे कहता है कि पीटी इज अराउज्ड इन द ऑडियंस फॉर द कैरेक्टर्स। अब ये जो पीटी है ये बेटा किसके लिए पैदा होती है? कैरेक्टर्स के लिए। यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के लिए पीटी पैदा होती है। एंड वी फियर लेस द सेम मिसफॉर्चून हैपेंस टू अस, और इसे देखने से हमारे अंदर ये जज्बात पैदा हो जाते हैं एज अ ह्यूमन कि ये कहीं हमारे साथ भी ना हो जाए। और प्यूरगेशन या कैथारसिस बेटा हम जो है वो रिएक्शन को बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ ऑडियंस इज क्लिंजिंग और रिलीज ऑफ इमोशन। रिलीज ऑफ इमोशन होता है यानी कि इसके निकल के आंसुओं की शक्ल में, चीखों की सूरत में, या किसी भी सूरत में जो इमोशंस हैं ये निकल जाते हैं, ये प्यूरगेशन हो जाती है। इसके बाद ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के मुताबिक, यानी कि जो ट्रेजेडी थी हमने अभी से देखा, किसके लिए एक्शन होना चाहिए? ऐसा एक्शन जो सीरियस हो, कंप्लीट हो, और उसका मैग्नीट्यूड सर्टेन हो, और ये पोएटिक लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ हो, और बेटा इसे ड्रामेटिक होना चाहिए, और इसे के वजह से पिटी एंड फियर के जज्बात जो हैं किसी ह्यूमन के अंदर ये पैदा होने चाहिए। ये बेटा ट्रेजेडी होती है। और फिर चूंकि हम ह्यूमन हैं
और ट्रेजेडी जो ये सोफोक्लिस खास तौर पे जिसे हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसने चूंकि इंसानों को ये ट्रेजेडी इंसानों से ही होती है, तो एज अ ह्यूमन हम ये खतरा महसूस करते हैं, हम डर जाते हैं कि बेटा कहीं ये हमारे साथ भी ना हो जाए। और फिर अगले पॉइंट में अरिस्टोटल ये कहता है कि कॉमेडी पोर्ट्रेज मेन एज वर्स देन दे आर, यानी कि कॉमेडी और ट्रेजेडी में फर्क ये है कि कॉमेडी जो है बेटा उसमें इंसान को उससे बदतर दिखाया जाता है जितना वो होता है, और ट्रेजेडी जो है इसमें बेटा एज बेटर देन इन एक्चुअल लाइफ, इंसान को जितना वो इंसान अपनी रियल जिंदगी में, असली जिंदगी में अच्छा होता है उससे अच्छा दिखाया जाता है। यानी कि ये देख लीजिए कि कॉमेडी के लिए जो आपका हीरो है, जो करेक्टर है, मेन करेक्टर आपका, उसके बेवकूफ होना, उसका अहमक होना, उसका रेडिकुलस होना जरूरी है, और ट्रेजेडी के लिए उस इंसान का अच्छा होना, गुड होना जरूरी है। सो ये फर्क था अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ट्रेजेडी में और कॉमेडी में। सो जी आगे कहता है कि ही आल्सो नोट्स दैट, उसने ये कहा सोफोक्लिस बेटा ये राइटर है हमारा, इसका जो अभी चल के आगे हम इसकी ट्रेजेडी पढ़ेंगे, एडिपस रेक्स। कहता है इसने क्या किया, ड्रू मैन एज दे आउट टू बी, कि इंसानों को इस तरह पेश किया जिस तरह के इंसानों को होना चाहिए था, रियलिस्टिकली, या फिर ये जो ट्रेजेडी के अकॉर्डिंगली। सो जी ये थी हमारी ट्रेजेडी की डेफिनेशन, और अरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजेडी क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और किस तरह से ये वर्क करती है। सो बेटा जब ट्रेजेडी इसकी देख लें, उसके बाद जो सबसे अहम चीज ट्रेजेडी में होती है बेटा वो ट्रेजिक हीरो होता है, वो वाला हमारा, चूंकि ये ड्रामेटिक होती है, हमने पीछे पढ़ा, तो इसके अंदर हीरो का होना जरूरी है। तो हीरो जो है हमारा, जो इसके साथ ये ट्रेजेडी पेश आ रही होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। पहला बेटा अंडरगोज अ मॉरली सिग्निफिकेंट स्ट्रगल दैट एंड्स डिजास्ट्रसली, यानी कि ये जो हमारा ट्रेजिक हीरो होता है बेटा ये मॉरली सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि ये मॉरली करप्ट नहीं होता, लेकिन इसकी जो स्ट्रगल है, इसके जो एक्शंस हैं वो इसे एंड्स की, डिजास्ट्रस एंड की तरफ ले जाते हैं। इसके एक्शन, इसकी गलतियां, इसके जो एरर्स होते हैं वो इसे तबाही की तरफ ले जाते हैं, खत्म कर देते हैं। सो पहला कैरेक्टर हमारी ट्रेजेडी का ये होता है। दूसरा बेटा ये जरूरी है कि जो ट्रेजेडी के अंदर, ये ग्रीक ट्रेजेडी की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रेजेडी के अंदर जो पर्सन है, जो हमारा हीरो है, उसे सुपीरियर पर्सन होना चाहिए, उसे एक अच्छे रैंक का इंसान होना चाहिए, हु इज ट्रीटेड सिंपैथेटिकली, जिसके साथ लोग हमदर्दी रखते हों, यानी कि सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर किसी उस शख्स को ऐसे रैंक पे होना चाहिए जो कि किसी अच्छे रैंक पे हो, सरकर्दा शख्स हो मुआशरे का, जिसके साथ मुआशरती हमदर्दी जुड़ी हुई हो इंसानों की या उस मुआशरे के लोगों की। ये दूसरा कैरेक्टर है हमारे ट्रेजिक हीरो का। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बेटा ये है कि हिज डेस्टिनी और चॉइस इज टू गो डाउन फाइटिंग rather than submit and thus pluck a moral victory from a physical defeat। यानी कि जो हमारा ट्रेजिक हीरो होता है बेटा, इसकी दो जर्नीज हो रही होती हैं। ये एक तो फिजिकली उस एक्शन में इन्वॉल्व होता है, और एक इसकी जात का दूसरा पहलू होता है जिसे हम मॉरल एस्पेक्ट बोलते हैं। मॉरली वो खुद करप्ट नहीं होता, लेकिन फिजिकली जो है वो उसके एक्शंस जो है उसे करप्शन की तरफ ले जाते हैं। वो ना चाहते हुए भी ऐसे मामलात में इंडल्ज हो जाता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जिन्हें वो सोचना भी नहीं चाहता। सो बेटा फिजिकली जो है, चूंकि ये ट्रेजेडी है, तो फिजिकली वो हार जाता है ऐसे मामलात के सामने बेबस होके,
वो डिजास्टर की जन्म चला जाता है, लेकिन मॉरली जो है ये मॉरल विक्ट्री होती है उसकी, मॉरली वो तबाह नहीं होता। और बेटा इसका अगला जो हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रेजिक हीरो का, नॉट ऑल गुड और ऑल बैड। वो इंसान ना तो बहुत ही अच्छा होता है कि फरिश्ता, नॉर ऑल बैड, ना ही बिल्कुल शैतान होता है, वेरी ह्यूमन। इस कैरेक्टर को बिल्कुल ह्यूमन होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, और हैज अ हाई रिस्पेक्टेड पोजीशन टू इग्नोमी और अनहैप्पीनेस और डेथ। यानी कि ये जो हमारा कैरेक्टर है इसका जो हाई रिस्पेक्टेड पोजीशन होती है ये इसे बेनामी की तरफ, डिजास्टर की तरफ, बदनामी की तरफ ले जाती है, और फिर अनहैप्पीनेस, और फिर आखिर पे ये डेथ की जानब चले जाते हैं। अब बेटा ये हमारी ट्रेजिक हीरो की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इसके बाद जो हमारा कैरेक्टर आता है वो है बेटा ये कैरेक्टर के बाद अगली बात होती है ट्रेजिक फ्लॉ की। फ्लॉ कहते हैं गलती को। तो इसे जो ट्रेजिक फ्लॉ है ये इसे हम बेटा इस लिटरेचर की ज़ुबान में हमार्शिया भी बोलते हैं। सो हमार्शिया क्या होता है, ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है, देखते हैं। तो हमार्शिया जो है बेटा सम डिफेक्ट, ऐसा डिफेक्ट, ऐसी गलती, ऐसा एरर इन द ट्रेजिक कैरेक्टर, उस ट्रेजिक हीरो का, दैट हेल्प्स कॉज हिज ओन रुइन, जो कि वजह बनता है किसकी, ऑन रुइन, उसकी अपनी तबाही की। यानी कि ऐसी गलती, ऐसा डिफेक्ट जो कि ट्रेजिक हीरो का, ट्रेजिक कैरेक्टर का, जो कि उसके अपने ही तबाही की वजह बने, उसे बेटा हम हमार्शिया बोलते हैं, उसे ट्रेजिक फ्लॉ बोलते हैं। और फॉर द ग्रीक्स दिस फ्लॉ इज ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस बेटा बोलते हैं एक्सेसिव प्राइड को, बहुत ज्यादा तकब्बुर को। और ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर जो था ये फ्लॉ एक्सेसिव प्राइड की वजह से होता था, बहुत ज्यादा तकब्बुर की वजह से ये जो इंसान थे ये ट्रेजिक फ्लॉ की जन्म जाते थे और ट्रेजेडी अकर होती थी। अब जो हिमार्शिया है बेटा ये इसमें इमोशंस किस तरह के हो सकते हैं, ये जो डिफेक्ट हैं ये किस तरह के हो सकते हैं। द फ्लॉ मे सीम टू बी, जेलसी हो सकती है, गुस्सा, एम्बिशन एटसेट्रा, या कोई भी ऐसा जज्बा। बट इट विल ऑलवेज बी बिकॉज द कैरेक्टर थिंक्स हिमसेल्फ टू सुपीरियर इन सम वे। लेकिन इसके होने की जो सबसे अहम वजह बेटा ट्रेजिक फ्लॉ की होती है वो ये होती है कि कैरेक्टर थिंक्स हिमसेल्फ सुपीरियर इन सम वे। वो जो ट्रेजिक कैरेक्टर है जिसके साथ ट्रेजेडी हो रही होती है या जिसकी वजह से ट्रेजेडी हो रही होती है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ लेता है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई समझ लेता है। बिकॉज ऑफ दिस ह्यूब्रिस, और जैसे हमने पीछे पढ़ा ह्यूब्रिस क्या होता है, एक्सेसिव प्राइड। तो इस प्राइड की वजह से, इस तकब्बुर की वजह से whatever happens to the tragic hero, अब जो ट्रेजिक हीरो के साथ जो भी होता है is not all undeserved, वो बिल्कुल अनडिजर्व्ड नहीं होता। यानी कि जैसे अभी हमने कहा, पीछे अभी बात की थी कि बेटा जो ट्रेजिक हीरो है और ये जो ट्रेजिक फ्लॉ है इसका कनेक्शन क्या है कि जो ट्रेजिक हीरो है, हीरो की ऐसी गलती होती है जो जानबूझ के वो नहीं करता लेकिन उसके साथ वो हो जाता है ऑन रोइन, उसकी तबाही की वजह बन जाती है। और हमने पीछे पहली स्लाइड में बात की थी कि बेटा ये इस इन एक्शंस की वजह से, ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से जो फियर और पिटी के जज्बात पैदा होते हैं। हमें यूं लगता है कि इस इंसान के साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमें डर भी लगता है कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। लेकिन चूंकि उसके एक्सटेंसिव या एक्सेसिव प्राइड की वजह से, उसके अपने तकब्बुर की वजह से किसी ना किसी हद तक ये जो एक्शन है, जो उसके साथ ट्रेजेडी होती है, ये जस्टिफाइड भी होती है। कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा उसे डिजर्व कर रहा होता है, बहुत बड़ी सजा डिजर्व ना भी कर रहा हो लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वो डिजर्व कर रहा होता है। और उस डिजर्व करने की जो सबसे बुनियादी वजह होती है वो बेटा उसका एक्सेसिव प्राइड होता है, वो उसका तकब्बुर होता है।
सो जी दिस इज ट्रेजिक फ्लॉ, ये हामार्शिया है कि ऐसा डिफेक्ट, ऐसी गलती, ऐसा एरर जो कि हीरो के अपने ही रुइन की, अपनी तबाही की वजह बने, और उसे हम ट्रेजिक फ्लॉ बोलते हैं, उसे हम हामार्शिया बोलते हैं। अब बेटा जो क्लासिक मूवमेंट्स, क्या ट्रेजिक प्लॉट जो होता है, जो ट्रेजेडी अकर हो रही होती है, उसमें कुछ मूवमेंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? सबसे पहला तो प्रेपिटी होता है रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, यानी कि ऐसा पॉइंट जिसमें जो गुड बिगिंस टू स्लाइड और गो बैड, जो अच्छी चीजें हो रही होती हैं वो बैड की तरफ चली जाती है, यानी कि सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, बदल जाती है। उस मूवमेंट को हम प्रेपिटी बोलते हैं या रिवर्सल ऑफ सिचुएशन बोलते हैं। दूसरा बेटा रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन इफिफनी, डिस्कवरी ऑफ द क्रिटिकल फैक्ट, यानी कि जिस पॉइंट पे जाके उस सच का पता चलता है, जिस गलत फहमी की वजह से ट्रेजेडी हो रही होती है, द हीरो रियलाइज हिज ओन फ्लॉ, यानी कि जब हीरो को अपनी गलती का पता चल जाता है तो उस पॉइंट को बेटा एपिफनी या रिकॉग्निशन बोलते हैं। और तीसरा जो है वो बेटा सीन ऑफ सफरिंग है, डिस्ट्रक्टिव और पेनफुल एक्शन सच एज डेथ ऑन द स्टेज, बॉडीली एग्नी, वुंड्स एटसेट्रा, यानी कि जो तीसरा इसका अहम मूवमेंट होता है वो डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही, मौत, जख्म, जंग, जदल, कुछ भी ऐसा। द सफरिंग एंड फाइनल सबमिशन ऑफ द हीरो, ये तीन मूवमेंट जो है ये अहम होते हैं ट्रेजिक प्लॉट के अंदर, यानी कि सिचुएशन रिवर्स, स्टोरी चल रही होती है लेकिन वो किसी वजह से वो रिवर्सल हो जाती है, अच्छी चीजें बुरी चीजों में बदल जाती हैं। और फिर रिकॉग्निशन होता है जब उसे ट्रेजिक फ्लॉ, अपने फ्लॉ का पता चल जाता है कि किस फ्लॉ की वजह से मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ है। और फिर बेटा जो डिस्ट्रक्शन होती है उसके नतीजे में जो तबाही आती है, मौत होती है, जख्म होते हैं या कुछ ऐसा। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे अब ग्रीक प्ले राइट्स की, यानी कि ग्रीक जो थे उस वक्त प्ले राइटर जो थे ये कौन कौन थे और क्या क्या लिख रहे थे, और इसमें से कुछ राइटर्स हमने पढ़ने भी हैं। 3 ट्रेजेडियंस थे, तीन लोग थे जो ट्रेजेडी लिख रहे थे। नंबर 1 यूरिपिडीज, और यूरिपिडीज, फिर बेटा दूसरा एस्किलस, और तीसरे नंबर पे सोफोक्लिस था। ये जो आपका एस्किलस है और सोफोक्लिस है, इसे हम बेटा इस जो है अपने कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। सोफोक्लिस का ये इडिपस रेक्स पढ़ेंगे, और जो एस्किलस है इसका बेटा हमने एगामेम्नॉन, इसका प्ले है, हमने उसे पढ़ना है। और यूरिपिडीज जो है ये अभी हमारे सिलेबस में इस सेमेस्टर के अंदर शामिल नहीं होगा। सो जी ये 3 ट्रेजेडियंस थे जो लोग ट्रेजेडी लिख रहे थे, और एक राइटर था जो कॉमेडी लिख रहा था, उसका नाम अरिस्टोफेनस है। अरिस्टोफेनस, बस ये इंट्रोडक्शन के लिए इसे देख लीजिएगा कि ग्रीक लिटरेचर के अंदर ये 3 लोग ट्रेजेडी लिख रहे थे, एक बंदा जो था ये कॉमेडी लिख रहा था। इससे आगे अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जब हम इसके राइटिंग्स को पढ़ना शुरू करेंगे, प्लेस को पढ़ना शुरू करेंगे, ट्रेजेडीज को, तो हम इन्हें फर्दर डिस्कस कर लेंगे। सो जी ड्रामेटिक यूनिटीज क्या है? ड्रामेटिक जो यूनिटीज है बेटा ये कुछ ऐसी चीजें जिनका टाइम, प्लेस और एक्शन, इन्हें ड्रामेटिक यूनिटीज हम इसलिए कहते हैं कि जो पहले यहाँ से सोफोक्लिस के से पहले जो था ये ड्रामेटिक यूनिटीज का ख्याल नहीं रखा जाता था, यानी कि जो टाइम है, हो सकता है एक ट्रेजेडी 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक चल रही हो, लेकिन ये जो अरिस्टोटल था या सोफोक्लिस था, इसने आके क्या किया था कि टाइम को 24 आवर्स कर दिया था। इसने कहा था कि जो प्ले परफॉर्म हो, जो ट्रेजेडी लोगों को दिखानी है, वो 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। और दूसरा बेटा प्लेस जो थी, यानी कि जिस जगह पे ये ड्रामास प्रेजेंट किए जा रहे होते थे, दिखाए जा रहे होते थे, नो चेंज ऑफ सीनरी, सीन चेंज नहीं होता था, वो जो प्ले के अंदर ही जो स्टेज लगा होता था वो ये से ही लगा रहता था। और बेटा तीसरी चीज एक्शन है,
और एक्शन में क्या होता था कि एक्शन बेटा जब प्लॉट हो तो प्लॉट के साथ बहुत सारे सब प्लॉट भी होते हैं, यानी कि एक कहानी चल रही हो तो कहानी के अंदर एक दूसरी कहानी भी चल रही होती है, तीसरी कहानी भी चल रही होती है। लेकिन ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर कोई सब प्लॉट नहीं होता था, एक ही कहानी चल रही होती थी और शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल एक ही कहानी चलती थी। कोई भी कैरेक्टर उस कहानी से हटके कोई और रोल प्ले नहीं करता था। सो ये 3 ड्रामेटिक यूनिटीज थी, याद रखिएगा, टाइम, प्लेस और एक्शन। इसके बाद बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी को प्रेजेंट कैसे किया जाता था। सबसे पहले प्रोलॉग होता था। प्रोलॉग क्या होता है कि इंट्रोडक्टरी सेक्शन दैट गिव्स द बैकग्राउंड, यानी कि ट्रेजेडी शुरू होने से पहले जो बेटा इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता था जो उस कहानी का बैकग्राउंड बताता था। यूजुअली एक्सपोजिटरी रादर देन ड्रामेटिक। ये ड्रामेटिक नहीं होता था, यानी कि ड्रामे की सूरत में नहीं दिखाया जाता था, ये एक्सपोजिटरी होता था, सिर्फ एक्सपोज करता था सिर्फ कहानी के बारे में ऑडियंस को, इसका इंट्रोडक्शन देके तो ये खत्म हो जाता था। इसे प्रोलॉग बोलते हैं, पहला स्ट्रक्चर का पहला हिस्सा। इसके बाद बेटा जो दूसरा है वो पैराडोस बोलते हैं। पैराडोस जो है ये क्या था कि जब कोरस जो है ये एंटर होता था। कोरस जो है बेटा जी ये क्या होता है, कोरस ग्रुप ऑफ पीपल होता था जो हर सीन के बाद या कुछ सीन अगला सीन शुरू होने से पहले स्टेज के ऊपर आ जाते थे। इन लोगों ने हमेशा अपने चेहरे ढके हुए होते थे, मास्क पहने होते थे और ये आकर पिछली स्टोरी पे कमेंट करते थे गाने की सूरत में, गाना गाते थे और जो अगले सीन में वाकयात पेश होने होते थे उन्हें गाकर कुछ ऐसी बातें बता जाते थे कि जो पिछले सीन के साथ लिंक हो जाती थी। तो वो जो लोग आके स्टेज पे ग्रुप की शक्ल में गाते थे और वो स्टोरी के बारे में कमेंट करते थे या बता जाते थे बेटा, उन्हें कोरस बोलते थे। और जब कोरस एंटर होता था तो उसे पैराडोस बोलते हैं। ये दूसरा स्ट्रक्चर है ट्रेजेडी का, पहला प्रोलॉग, दूसरा पैराडोस। तीसरे नंबर पे बेटा एपिसोड होती थी और सेट सिमोन। एपिसोड जो है ये आम तौर पर जो है 5 एपिसोड्स में मुश्तमिल ट्रेजेडी होती थी, यानी कि 5 सेशंस में होती थी और एक्शन बिगिन विद द फर्स्ट एपिसोड फॉलोड बाय अ पैराडोस। पैराडोस कोरस को बोलते हैं। द कोरल ओड्स आर कॉल्ड सेटसिमा, यानी कि जो कोरस था वो जो गाता था उसे सेटसिमा बोलते हैं। सो ये तीसरा स्ट्रक्चर। और चौथा एक्सोडस बेटा, द फाइनल एक्शन ऑफ द प्ले, जो आखिरी एक्शन होता था उस प्ले में, यानी कि 2 फीचर्स होते थे। मैसेंजर स्पीच जो पैगाम लेके आता था उसकी स्पीच होती थी, एंड द ड्यूज एक्स मैकिना इन विच द डाइटी गॉड को बोलते हैं इज ब्रॉट इन द टू इंटरवीन द एक्शन, यानी कि जिस जहां वो जो उनके देवता थे वो इंटरवीन करते थे, वो आके खुद टेक पार्ट करते थे उस एक्शन के अंदर, या उस एक्शन को खत्म करने के लिए फाइनल जो होता था पॉइंट उसे एक्सोडस बोलते। और फिर कोरस मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि देयर इज ऑलवेज अ कोरस इन ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर हमेशा ही कोरस होता था। कोरस फुलफिल्स सेवरल फंक्शंस, इसके मुख्तलिफ काम होते थे। नंबर 1 इसका काम था मेंबर्स सैंग, डांस, प्लेड इंस्ट्रूमेंट्स। जो कोरस के मेंबर्स होते थे ये गाते थे, नाचते थे और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। आइडियल ऑडियंस के तौर पे भी ये बैठे होते थे। रिस्पॉन्डिंग टू द एक्शन एज द पोएट इंटेंडेड, यानी कि जहां पे ऑडियंस की तरफ से कमेंट की जरूरत होती थी तो ये आगे से कमेंट करते थे, ये बोलते थे। और मॉड्यूलेट एटमॉस्फेयर एंड टोन, रिप्रेजेंट ऑफ टिपिकल एथेनियन सिटीजन्स, कंजर्वेटिव बट नॉट सबमिसिव, जो है ये एटमॉस्फेयर और टोन को ये वहां पे बैलेंस रखते थे। क्वेश्चंस न्यू कैरेक्टर्स एज टू ओरिजिन और पर्पस, जो नए कैरेक्टर्स होते थे उनके बारे में ये क्वेश्चन करते थे कि ये इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आया है, एंड पर्पस इसके आने का मकसद क्या है। और कोरल ओड्स शोड दैट पैसेज ऑफ टाइम, और वक्तन फवक्तन जो कोरल ओड्स हैं ये हमें देखने में मिलती थी, ये गाने में दिखाया जाता था। ये कोरस का फंक्शन होता था। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी में जो कंपोनेंट्स हैं वो 5 हैं। पहले नंबर पे प्रोलॉग, पैराडोस, एपिसोड्स एंड सेटसिमन, एक्सोडस और कोरस। सो जी
ये बेटा ग्रीक थिएटर जो था, जहाँ ये यहाँ पे ये प्रेजेंट किया जाता था, और यहाँ पे ये जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठे होते थे। ये सारा जो हॉल है इसका, और यहाँ पे जो है ये प्ले किया जाता था। तो ये स्ट्रक्चर है, ये डिज़ाइन है ग्रीक थिएटर का। ग्रीक थिएटर था वो इस तरह से बना हुआ होता था। सो जी, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। ये हमने आज ट्रेजेडी के स्ट्रक्चर देखा, ट्रेजेडी का, ट्रेजिक फ्लॉ को देखा, हिमार्शिया देखा, ट्रेजिक हीरो के बारे में देखा, इट्स सेल्फ ट्रेजेडी के बारे में देखा कि ट्रेजेडी होती क्या है, अरिस्टोटल इसके बारे में क्या कहता है। सो जी, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। इंशाल्लाह कल आगे हम कुछ और चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में। आई होप के यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आई एम हियर फॉर यू। इंशाल्लाह कल दोबारा अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।